रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 22। न जाने किसका गंदा खून है और टॉर्चर अब तक। अन्वी की बात सुनकर एकांश के फेस पे स्माइल आ जाता है। वो बाथरूम में जाके पानी और एक छोटा टॉवल लाता है और अन्वी के पास आके अन्वी को अनड्रेस करता है। फिर टॉवल की मदद से अन्वी को स्पॉन्ज बाथ देने लगता है। ये सब करते वक्त एकांश के फेस पे बहुत ही पसीना आने लगता है। वहीं अन्वी को भी बहुत शर्म आ रही थी। एकांश जल्दी से अन्वी को स्पॉन्ज बाथ देता है और अन्वी को एक कंफर्टेबल सी ड्रेस पहनाता है और तुरंत ही बाथरूम में चला जाता है। अन्वी बस देखते ही रह जाती है। करीब आधे घंटे बाद एकांश बाथरूम से बाहर आता है शावर लेके और क्लोजेट से अपना 3 पीस सूट निकाल के रेडी होने लगता है। अन्वी एकांश को रेडी होते देख बोलती है, हबी क्या आप कहीं जा रहे हो? जिस पर एकांश बोलता है, हाँ वो एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है इसीलिए जाना पड़ेगा। मैं जल्द आ जाऊंगा, अभी जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो अपने कोट को ठीक करता है। फिर अन्वी के पास आके अन्वी के हेड पर एक लाइट किस करता है और अन्वी को अपना ख्याल रखने का बोल कर वहाँ से बाहर चला जाता है। बेडरूम से बाहर आते ही एकांश के फेस एक्सप्रेशन बहुत ही डार्क हो जाते हैं। इस वक्त वो एकांश लग ही नहीं रहा था। एकांश अपना फ़ोन निकाल के कुछ टाइप करता है और जल्दी से मेंशन से बाहर चला जाता है। अब आगे। माँ प्लीज़ मत मारो मुझे, प्लीज़ छोड़ दो। अब ऐसा नहीं होगा। अगली बार माँ आप जैसा बोलेंगी वैसा ही करूँगी। माँ प्लीज़ मत मारो। एक लड़की जो दुबली पतली सी थी, एक औरत उसे मोटे डंडे से मारे जा रही थी बिना रहम खाए। वो लड़की रोते हुए उस औरत को जिसे वो माँ बोल रही थी उसे ना मारने की विनती कर रही थी, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना करके मारे जा रही थी। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझी? तू सिर्फ एक कचरा है जिसे मेरे पति ने उठा लिया था। भले ही वो तुझे बेटी मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानती तुझे अपनी बेटी। न जाने किसका गंदा खून है, ना तेरे बाप का कोई अता पता है और ना ही तेरी माँ का। अगली बार अगर तूने फर्ज मुझे माँ कहा ना, तो मैं बात जो ग्राम कोयले है ना वो सीधे तेरे मुंह में डाल दूंगी। मनहूस कहीं की। इतना बोल वो औरत एक लात मार के उस लड़की को वहीं पे अधमरी हालत में छोड़कर चली जाती है। वो लड़की वहीं में ठिकुरी को खुद को समेटे हुए रोने लगती है। उस लड़की की कंडीशन बहुत ही खराब थी। लड़की के बॉडी में जगह जगह पे चोटों के निशान थे। वो लड़की वहीं पे बैठ के रोने लगती है। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। औरत के जाने के कुछ ही देर बाद एक लड़की जो उसी की उम्र की होगी वो आती है वहाँ पर और उस लड़की के पास जाके धीरे से बोलती है, दीदी ये खा लो आप जल्दी। माँ ना अभी घर पे नहीं है इसलिए जल्दी ये खाना खा लो। मैं ना सबसे छुपा के लाई हूँ ये खाना, जल्दी जल्दी खा लो। इतना बोल वो लड़की एक खाने की प्लेट उस लड़की को देती है। वहीं वो लड़की जिससे औरत मार पीट के गई थी, जब वो ये आवाज़ सुनती है तो अपना सर उठा के अपने आंसू पोंछ के धीरे से मगर अपनी रूधी आवाज़ में बोलती है, अनु तू यहाँ पे क्या कर रही है? पता है ना अगर माँ ने देख लिया तुझे मेरे साथ तो वो तुझे भी पनिशमेंट देगी। तू चली जा यहाँ से। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की जिसका नाम अनु था वो बोलती है, दीदी मैं चली जाऊंगी लेकिन पहले आप ये खाना खा लो। आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। प्लीज़ दीदू आप खा लो ना खाना। अनु की बात सुनकर वो लड़की काफ़ी इमोशनल हो जाती है। फिर खाना खाने लगती है क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाई थी। सच में उसे बहुत तेज भूख लगी थी इसीलिए वो जल्दी जल्दी खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ एकांश घर से बहुत ही गुस्से से निकलता है।
कुछ देर बाद एकांश का कार जंगल में बने एक मेंशन के पास रुकता है। एकांश जल्दी से उस मेंशन के अंदर जाने लगता है। कुछ ही देर में वो एक बेसमेंट के अंदर था, जहाँ पे एक आदमी को बड़े ही बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा था। वो आदमी बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे नहीं पता वो अब कहाँ पे है, मुझे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। एकांश इस वक्त किंग साइड के बने एक बड़े से चेयर पे एक किंग की तरह बैठा हुआ था। उसके आंखों में इस वक्त कोई रहम नहीं था। एकांश उस आदमी को तड़पता हुआ देखता है और अपने असिस्टेंट रजत को बोलता है, कुछ पता चला? जिस पर रजत बोलता है, बॉस ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है, इतने टॉर्चर के बाद भी ये उस शख्स का नाम बताने को रेडी नहीं है। रजत की बात सुनकर एकांश बिना कोई इमोशन के बोला, इसे और टॉर्चर करो जब तक ये बता नहीं देता है, और सात्विक को बोलो अपने आदमी लगा दे इस काम के लिए, बाकी का बाद में देखेंगे। इतना बोल एकांश वहाँ से निकल जाता है। रजत भी बॉडीगार्ड को उस आदमी को और टॉर्चर करने का इंस्ट्रक्शन दे के अपने बॉस एकांश के पीछे चला जाता है। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज जानते हैं कि आप लोगों को इसमें बहुत ही बैकग्राउंड साउंड आएंगे, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। उम्मीद करेंगे कि आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। रीबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ एपिसोड 23। सुहानी ने बताया अन्वी को बेबी के बारे में। अब तक एकांश इस वक्त किंग साइज के बने एक बड़े से चेयर पे एक किंग की तरह बैठा हुआ था। उसके आंखों में इस वक्त कोई रहम नहीं था। एकांश उस आदमी को तड़पता हुआ देखता है और अपने असिस्टेंट रजत को बोलता है, कुछ पता चला? जिस पर रजत बोलता है, बॉस ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है, इतने टॉर्चर के बाद भी ये उस शख्स का नाम बताने को रेडी नहीं है। रजत की बात सुनकर एकांश बिना कोई इमोशंस के बोलता है, इसे और टॉर्चर करो जब तक ये बता नहीं देता, और सात्विक को बोलो अपने आदमी लगा दे इस काम के लिए, बाकी का बाद में देखेंगे। इतना बोल एकांश वहाँ से निकल जाता है। रजत भी बॉडीगार्ड को उस आदमी को और टॉर्चर करने का इंस्ट्रक्शन देके अपने बॉस एकांश के पीछे चला जाता है। अब आगे कपूर पैलेस में अन्वी अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसीलिए अपना फ़ोन लेके इंस्टाग्राम में लोगों से बात करती है तो बहुत ही दिनों से बंद पड़ा था। अन्वी अभी अपना फ़ोन स्क्रॉल कर ही रही थी कि उसकी नज़र एक पिक पे पड़ती है। वो एक लड़के की फ़ोटो थी जिसमें वो लड़का शर्टलेस था और वो दिखने में हैंडसम था। उस लड़के की फ़ोटो देखकर अन्वी को वो कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जैसे वो पहले भी कभी उससे मिल चुकी हो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कब मिली है वो उससे। अन्वी अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन में सुहानी का कॉल आता है, जिसे देख अन्वी का मन उस लड़के से डाइवर्ट हो जाता है। अन्वी सुहानी का कॉल पिक करती है और उससे बातें करने लगती है। काफ़ी टाइम तक ऐसे ही बातें करते करते ही अचानक सुहानी बोल पड़ती है, अन्वी तुम्हें पता है आज मुझे ना एक बेबी रास्ते में मिला जो करीब 2 या 2.5 महीने का होगा। यार मैं बता नहीं सकती वो बेबी कितना ज़्यादा क्यूट था, और सबसे कॉन्सिडेंट की बात ये है कि उस क्यूट से बेबी की आईज बिल्कुल तेरी तरह थी, हेजल ग्रीन। जब मैंने उस क्यूट बेबी को पहली बार देखी ना तो मुझे सबसे पहले तेरा ही फेस नज़र आया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने तो इतना बोल सुहानी चुप हो जाती है। उसे रियलाइज्ड होता है उसने अभी क्या बोला है। सुहानी को याद आता है कि अन्वी ने अभी कुछ महीने पहले ही अपना बेबी खोया है और शायद
उसने बेबी की जिक्र करके अन्वी को हर्ट कर दी है। वहीं अन्वी जब सुहानी के मुंह से बेबी का जिक्र सुनती है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं और उसे पिछले जन्म की बातें याद आती हैं। जब वो अपनी बेबी से फर्स्ट टाइम मिली थी, उसकी बेबी की आंखें भी उसी की तरह हेजल ग्रीन थी, लेकिन फीचर्स एकांत से मिलते जुलते थे। अपनी बेबी को याद करते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चाह के भी अपनी बेबी से नहीं मिल सकती है। वो जानती थी उसका बेबी अभी बहुत ही छोटा होगा। अन्वी अपने बच्चे के लिए बहुत ही बेचैन थी। वो अपने बेबी को वो अपने सीने से लगाना चाहती थी और अपने बच्चे को ढेर सारा प्यार करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इस वक्त उसकी तड़प कोई नहीं महसूस कर सकता था कि वो कैसा फील कर रही है। जिस बच्चे को उसने 9 महीने अपने पेट में कैरी किया, उसके लिए वो लेबर पेन भी उसने सही, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। लेकिन चंद पैसों के लिए डॉक्टर्स ने अनीसा की बातों में आकर उसके एकलौते बेबी उससे दूर कर दिया। एक माँ का दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। जब एक माँ को उसका बच्चा कुछ घंटे ना दिखे तो वो माँ भी परेशान हो जाती है कि उसका बच्चा कहाँ पे है, इतने देर से दिखाई नहीं दिया। जब वो एक बार अपने बच्चे को सामने से देखती है तो उन्हें चैन आता है। लेकिन यह तो अवनी ने जिस बच्चे को 9 महीने पेट के अंदर रखा, जन्म दिया, जिसके लिए दर्द सहा, उसी बच्चे का अभी तक उसे चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। हम और आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन वो दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए सहती है। कहने को बहुत छोटा वर्ड है लेबर पेन, सिर्फ 2 वर्ड का है, लेकिन उसका दर्द सहना उतना ही मुश्किल होता है। अब चलते हैं स्टोरी में। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में अनीसा अभी अपने कमरे में मज़े से सोफे में बैठी हुई थी। वहीं 2-3 सर्वेंट उसके पास खड़े थे। कोई उसे हवा लगा रहा था तो कोई उसे जूस पिला रहा था। वहीं अनीसा आराम से बैठी अपने नाखूनों को सुखा रही थी, जिनमें नेल पॉलिश लगी हुई थी। वहीं एक सर्वेंट अनीसा के पैर दबा रही थी। अनीसा आराम से सभी चीज़ों का लुत्फ उठा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो एक सर्वेंट को फ़ोन लाने को बोलती है। वो सर्वेंट अनीसा की बात सुनकर टेबल के पास से फ़ोन लाके अनीसा को देती है तो अनीसा उस सर्वेंट पे गुस्सा करते हुए बोलती है, गवार कहीं की, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरे नाखूनों में नेल पॉलिश लगी हुई है? क्या तुम जानबूझकर मेरी नेल पॉलिश खराब करना चाहती हो? अनीसा की बात सुनकर वो सर्वेंट भी घबरा जाती है और तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी बेबी जी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। उस सर्वेंट को खुद से डरता देख अनीसा के फेस पे एक घमंड वाली स्माइल आ जाती है। फिर वो उस सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोलती है, कॉल पिक करके मेरे कान में लगाओ फ़ोन। इतना बोल वो फिर दूसरे सर्वेंट को जूस पिलाने का ऑर्डर देती है। वो सर्वेंट जूस का ग्लास अनीसा के मुंह के पास कर देती है। अनीसा स्ट्रॉ की मदद में से जूस पीती है और फ़ोन में बात करने लगती है। अभी अनीसा डेविल स्माइल करते हुए दूसरे साइड की बातें सुन ही रही थी कि तभी फ़ोन के दूसरे साइड से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अनीसा के फेस एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो जाते हैं। वो गुस्से से सर्वेंट से फ़ोन छीन अपने हाथ में लेती है और उसके पैर दबा रही सर्वेंट को एक लात मारती है, जिससे वो सर्वेंट थोड़ी दूर जाके गिरती है और उसका सिर साइड टेबल में लगता है, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। लेकिन इससे अनीसा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से से जूस का ग्लास भी साइड फेंक देती है और सभी को कमरे से जाने को बोलती है। बेचारे सर्वेंट्स बहुत ही डर जाते हैं। दोनों सर्वेंट उस घायल
सर्वेंट्स की हेल्प करते हैं और जल्दी से उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एपिसोड 24 अनीसा का डर और अनजान शख्स। सर्वेंट के जाने के बाद अनीसा अपने फ़ोन में बात करने लगती है। वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी। अनीसा सामने वाले पे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम लोगों से एक काम नहीं होता है। मैंने कहा था ना उस पे नज़र रखो, तो फिर वो अचानक कहाँ चला गया। जल्दी उसे आदमी को ढूंढो, नहीं तो मैं तुम सबकी कब्र खोद दूंगी, समझे। मुझे किसी भी हाल में वो आदमी चाहिए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, फर्क नहीं पड़ता। बस कहीं से भी उसे ढूंढ के लाओ उसे मेरे पास। इतना बोल वो कॉल कट कर देती है। फिर कमरे में इधर उधर टहलते हुए खुद से ही बोलती है, नहीं, वो नहीं मिल सकता उसे। मैंने तो उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया था, वो भी हमेशा के लिए। और तो और मेरे आदमी भी थे वहाँ पे उस पर नज़र रखने के लिए, तो फिर वो अचानक कहाँ पे गायब हो गया। इस वक्त अनीसा के चेहरे पे परेशानी और डर साफ दिख रहा था। अनीसा अपना फ़ोन निकाल के अपने कॉन्टैक्ट को स्क्रॉल करने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो मिल ही जाता है। अनीसा अपने कमरे के चारों तरफ देखती है, फिर डोर नॉक करके सीधे बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पे जाके किसी को कॉल करने लगती है। कुछ रिंग के बाद पिक होता है, जिसे देख अनीसा तुरंत बोलती है, माँ। अभी अनीसा इतनी ही बोली थी कि दूसरी तरफ से उसे कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अनीसा तुरंत बोलती है, ओके सॉरी, अब नहीं बोलूँगी। मैं भूल गई थी कि, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिर अनीसा कुछ फ़ोन पे कुछ देर बाद बात करती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अनीसा बोलती है, ओके, मैं आज रात में आपसे वहीं मिलूँगी, क्योंकि आज यहाँ पे कोई नहीं है, दोनों कहीं पे गए हैं, तो मैं आराम से आपसे मिल सकती हूँ। बाद में टाइम नहीं मिलेगा। उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर अनीसा ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर फ़ोन साइड रखती है और मिरर के सामने खड़ी होके अपने फेस को देखती है। उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जिसे सोच अपना सर झटकती है और बोलती है, नहीं, तो फालतू में टेंशन ले रही है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना बोल वो वॉश बेसन में अपना फेस वॉश करती है। कुछ टाइम बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी तरफ बनारस, दीदी ये लो दवा, इसे खा लो, अनु बोलती है। तो वो लड़की कंफ्यूजन में उसे देखती है, जैसे पूछ रही हो किस चीज़ की दवा है। वहीं अनु उसकी बात समझकर बोलती है, दीदू ये दवा खाने के बाद आपको पेन नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है, अनु तेरे पास पैसे कहाँ से आए ये दवा खरीदने के लिए? क्या माँ को पता है इस बारे में? नहीं दीदू, उन्हें कुछ नहीं पता, ये मैंने अपने पॉकेट मनी से खरीदी है। प्लीज़ अब आप और कोई क्वेश्चन मत करो और प्लीज़ ये दवा खा लो दीदू। इतना बोल अनु अपनी बहन को दवा खिलाती है। वहीं वो लड़की बहुत ही इमोशनल हो जाती है। अनु का यूँ खुद की फिक्र करता देखकर इस घर में सिर्फ 2 ही लोग उससे प्यार करते थे, एक उसके पापा और दूसरी अनु। बाकी सभी मेंबर्स उससे नफरत ही करते थे। दिन भर उसी से घर का सारा काम करवाते थे और जब उससे कोई गलती हो जाती तब उसे इसी तरह अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता और कुछ खाने पीने को भी नहीं देते थे। तब हर बार अनु ही उसके लिए खाना और पानी लेकर आती थी, सबसे छुपाकर। वो लड़की अनु को हक कर लेती है और अनु भी अपनी बहन को हक बैक करती है और बोलती है, दीदू आप ना परेशान मत हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी।
फिर मन में बोलती, दीदू बस कुछ दिन और, फिर ना आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। आई प्रॉमिस, मैं ना बहुत जल्द आपको इस मतलबी लोगों से बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। ये लोग बहुत ही मतलबी हैं, जिन्हें अपने सिवा कोई नहीं दिखाई देता है। मुझे भी यहाँ नहीं रहना है ऐसे सेल्फिश लोगों के साथ, जिन्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता है। बस कुछ दिन, फिर हम दोनों ही यहाँ से गायब हो जाएंगे। फिर कुछ देर बाद अनु कमरे से बाहर निकल जाती है। गाइस, पिछले चैप्टर में आप सबने पढ़ा कि एक औरत एक लड़की को मार रही थी। ये वही लड़की है। लड़की का नाम बाद में रिवील करूँगी। अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए कि ये लड़की भी हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर में से एक है। वहीं तीसरी तरफ कपूर इंडस्ट्री में एकांश का केबिन। इस वक्त एकांश किंग साइज चेयर में एक राजा की तरह बैठा हुआ फाइल चेक कर रहा था। वहीं रजत उसके सामने था और कुछ ज़रूरी बातें बता रहा था। तभी केबिन का डोर ओपन होता है और एक लड़का अंदर आता है, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। एकांश बिना कोई इमोशन के एक नज़र उस लड़के को देखता है और फिर से अपने फाइल में देखने लगता है। वहीं रजत उस लड़के को देखकर उसे ग्रीट करता है और बोलता है, सात्विक सर, आप इतनी जल्दी आ गए। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कौन था वो शख्स जिसे अनीस फ़ोन पे बात कर रही थी? आखिर क्या राज है जो अनीसा सबसे छुपा रही है? कौन है वो अनजान लड़की? क्या है उस लड़की का राज? कौन है सात्विक? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ रिबर्थ ऑफ बिलियनियर वाइफ। अगर आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए प्यारे प्यारे ऐसी स्टोरी लाते रहें। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।